Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, economics can provide valuable knowledge for making decisions in everyday's life. इकोनॉमिक्स जो है वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करती है, किस लिए? जो दिन भर के, जो हमारे एवरीडे के, हर दिन के, जो हमारे लाइफ के डिसीजन लेने के लिए. इसको अगर इन शॉर्ट बोले हम तो जो हमारे दिन भर के डेली लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं उनको एक प्रॉपर वे में लेने के लिए जो इकोनॉमिक्स है वो हमें वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करती है. आप सोचेंगे कि आज मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ, आज मैं आपके लिए कौन सा चैप्टर लेकर आई हूँ. आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, इसको हम डिस्कस करेंगे. मैंने आपको जो लाइंस बताई हैं अभी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड हमें करती है, जो हमें डिसीजंस अपनी लाइफ के अंदर लेने होते हैं. आज हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हम कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्या है. देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग 7 टॉपिक्स कवर करेंगे. इन 7 टॉपिक्स के अंदर हम अपना चैप्टर फिनिश करेंगे. फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. राइट, मनी कैसे एक्सचेंज करने का एक माध्यम है. सेकेंड टॉपिक हमारा आता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. द थर्ड टॉपिक इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. फोर्थ टॉपिक 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. यहां पर हम 2 सिचुएशंस लेकर चलेंगे जहां से हमें पता लगेगा कि किस तरीके से क्रेडिट सिचुएशन क्या है. नेक्स्ट, एक जो सिचुएशन है वो दूसरे से डिफरेंट है. नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. राइट, 6th टॉपिक हमारा कवर होता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. इंडिया के अंदर कौन से फॉर्मल सेक्टर्स हैं क्रेडिट के. द लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG जिसे बोलेंगे फॉर द पुअर्स के लिए जो SHG है, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. चलते हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारा है आज का मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखिए, द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडेज लाइफ. जो मनी है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्या? मनी. लुक अराउंड यू एंड you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. अगर आप देखेंगे तो आपके सराउंडिंग बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो मनी से रिलेटेड हैं. राइट, क्या आप इन सब की लिस्ट बना सकते हैं? कैन यू फाइंड लाइक डिफरेंट आइटम्स लिस्ट? आप बना सकते हैं इसकी. देखिए, इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है और वो हमें तभी मिल सकती है जब हम एक्सचेंज में मनी पे करते हैं. एक क्वेश्चन राइज होता है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन्स मेड इन मनी? क्या आप सोचते हैं क्या कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो मनी की टर्म्स में क्यों होती हैं? सिंपल, बिकॉज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट बी वांट. राइट, कोई भी पर्सन
किसी भी कमोडिटी को या सर्विस को परचेज या सेल करने के लिए उसके पास मनी होनी जरूरी है। अगर मनी उसके पास है, उसने मनी होल्ड कर रखी है, तो किसी भी कमोडिटी के एक्सचेंज में वो मनी को यूज कर सकता है। द सेकेंड वन, सो एवरीवन प्रीफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी। जो हर एक इंसान है वो किस टर्म में एक्सचेंज करना चाहेगा? जो पेमेंट का मोड है वो मनी की टर्म में ही लेना चाहेगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। और मनी को जो वो चाहता है, जो भी चीज चाहता है, उसको वो मनी से बाय कर सकता है। राइट? इस पे हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं शू मेकर का। यहां मैं शू मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ। देखिए, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं शू मेकर का। जो शू मेकर है, शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको अपने शूज को सेल करना पड़ेगा। उसको अपने मार्केट में शूज सेल करने हैं और उसे वीट बाय करना है। शूज वो सेल करेगा और वीट वो बाय करना चाहता है। ठीक है, इसके लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले शूज एक्सचेंज उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शूज एक्सचेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। शूज जब वो एक्सचेंज करेगा तो मनी प्रोड्यूस कर पाएगा और इसी मनी से वो क्या कर पाएगा? वीट बाय कर पाएगा। सो ये जो शू मेकर के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि पहले वो मनी प्रोड्यूस करने के लिए शूज अपने एक्सचेंज करे, राइट, और फिर बाय करे वीट को। नहीं तो अगर शू मैन्युफैक्चरर शूज को डायरेक्टली एक्सचेंज करना चाहता है, अगर शू मैन्युफैक्चरर शूज को डायरेक्टली एक्सचेंज करना चाहता है, तो वीट के एक्सचेंज में शूज जो मैन्युफैक्चरर है वो वीट के एक्सचेंज में शूज को क्या करना चाहता है? एक्सचेंज करना चाहता है। ठीक है, विदाउट यूज मनी। मनी इसमें मैटर नहीं कर रही है। यहाँ पर दो चीजें हैं, शूज और वीट। ठीक है, तो वीट को खरीदने के लिए वो शूज एक्सचेंज करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जो ना कि सिर्फ वीट प्रोड्यूस करता है, वीट सेल करना चाहता है, बल्कि उसके शूज भी बाय करना चाहता है। राइट? मतलब एक्सचेंज में जो शू मैन्युफैक्चरर है ऐसा फार्मर ढूंढे कि जो वीट उसको सेल करके और उसके जो शूज हैं वो बाय कर ले। दैट मीन्स मनी की रिक्वायरमेंट नहीं रही। यहाँ पर शूज और वीट दोनों की क्या हुई है? एक्सचेंज हुआ है। दैट मीन्स कमोडिटी का एक्सचेंज हुआ है, मनी की रिक्वायरमेंट बीच में नहीं है। आगे देखिए, बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज। दोनों पार्टी जो हैं एग्री होनी चाहिए कि मैं आपका सामान परचेज करने के लिए तैयार हूं, एंड देन सेकेंड वन भी बोले कि मैं आपका सेल करने के लिए, मैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी हूं। दैट मीन्स बोथ पार्टी हमारी कैसी रहनी चाहिए? दोनों पार्टी बाय और सेल अपनी अपनी कमोडिटीज को लेकर एग्री करनी चाहिए। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इसे ही बोलते हैं कि दोनों पार्टीज बाय और सेल करने के लिए कमोडिटीज को रेडी है, एग्री है। इसे ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स बोलेंगे। राइट? कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, दोनों की इच्छाएं एक दूसरे के प्रोडक्ट से पूरी हो रही हैं। इन बार्टर सिस्टम, अब हम बार्टर सिस्टम को लेकर चलते हैं। बार्टर सिस्टम क्या था? पहले के टाइम में क्या होता था? बहुत टाइम पहले बार्टर सिस्टम जो था उसमें क्या होता था? गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता था। वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स इज एन एसेंशियल फीचर। दैट मीन्स मनी नहीं चलती थी, मनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब मनी नहीं आया था, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, राइट, तो तब क्या था कि दो पर्सन जो होते थे वो गुड्स को एक्सचेंज करते थे।
ठीक है, गुड्स को एक्सचेंज करते थे, कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे, और उन्हीं से जो ये बार्टर सिस्टम था ये डेवलप हुआ था, जहां पर मनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और वो दोनों पर्सन अपनी नीड्स, अपनी वांट्स इसी तरीके से पूरी करते थे। उन्हें अपने प्रोडक्ट की, अपने जो कमोडिटीज होती थी उसकी वैल्यू का पता नहीं था तब तक, जब तक मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो इसे ही बार्टर सिस्टम बोलते हैं। यही हमारा बार्टर सिस्टम था। तो क्या आप सोचते हैं कि हर एक चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं? ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के, किसी भी सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ एक नजरिए से देखा जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही बार्टर सिस्टम जो था उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। देखिए, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, लिमिटेशंस पर चलते हैं। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस कौन सी थी? फर्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, इसके बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूं कि अगर एक पर्सन अपना प्रोडक्ट, अपनी कमोडिटी को सेल करना चाहता है तो दूसरे पर्सन को भी वो बाय करने का इच्छुक होना चाहिए। उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो उसी प्रोडक्ट को बाय करने में एफिशिएंट हो, या उसकी इच्छा हो, राइट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो बार्टर सिस्टम था वो बड़ा मुश्किल था और टाइम भी उसमें ज्यादा लगता था। द थर्ड वन इज एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स। अब इस सिस्टम के अंदर क्या था कि हर एक पर्सन को अपने गुड्स की वैल्यू को एक्सप्रेस करना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता था कि किसी भी पर्सन को अगर 1 लीटर ऑयल भी परचेज करना है तो उसको अपने 100 शूज देने पड़ जाते थे। उनको अपने प्रोडक्ट की, अपने कमोडिटीज की वैल्यू का पता ही नहीं था। पर ये उस टाइम पे था जब मनी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आप सोचेंगे कि ये कब तक चलता रहा? ठीक है, आज तो ऐसा नहीं है, पर ये कब तक चलता रहा? ये तभी तक चलता रहा जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। अब आप सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया गया? जो प्रॉब्लम थी, ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, इसमें मनी तो था नहीं, ठीक है। तो इसको ओवरकम कैसे किया गया, इसको खत्म कैसे किया गया, इस पे विजय कैसे पाई गई? तो आगे देखते हैं। देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया गया? मनी की इंट्रोड्यूस से, मनी जैसे ही आया, मनी की जैसे ही इंट्रोडक्शन हुई, राइट, बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है उसके आते ही सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। मनी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया लाइफ का। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो मनी बन गया कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने बाय या सेल करना है तो मनी के थ्रू ही हम कर सकते हैं, राइट। किसी भी पर्सन को अब ऐसा नहीं करना पड़ता कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा या कम दूसरे पर्सन को देना पड़ता, या सेम जो अगर आपको बाय और सेल करना था तो किसी भी कमोडिटी के थ्रू करना पड़ता। जैसे ही मनी आया ये सब चीज खत्म हो गई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए, यूज ऑफ मनी हैज रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। जो कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम थी वो भी मनी के आते ही खत्म हो गई। द एक्सचेंज हैज नाउ बिकम कन्वीनियंट एंड सिंपल। जो एक्सचेंज था वो भी सिंपल और कन्वीनियंट हो गया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अपनी कमोडिटी को उसको दूसरे को देना पड़े। अगर परचेज करना चाहता है तो मनी के एक्सचेंज में वो परचेज कर सकता है और सेल कर सकता है। एंड द लास्ट, मनी सर्व्स एज मेजर्स ऑफ वैल्यू इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। और ये जो है हमारा किस टर्म में सर्व होने लगा? मॉनेटरी टर्म्स में, राइट। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल देखकर चलती हूँ।
आप बोलेंगे कि मैं एग्जाम्पल्स बहुत देती हूँ। एग्जाम्पल से एक्चुअली क्या है कि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, कवर हो जाता है और हमें ध्यान रहता है, हमारा लास्ट टाइम तक मेमोरी में हमारे फीड रहता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि राइस की वैल्यू 60 रुपीज पर केजी है, दैट मीन्स जो हमारा राइस की मॉनेटरी वैल्यू है वो 60 रुपीज पर केजी है, राइट। तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, 60 रुपीज। हमने किस टर्म में करी, मनी की टर्म में। सो अगर हमें बाय और सेल करना है या एक्सचेंज करना है तो हम किसकी टर्म में कर सकते हैं, मनी की टर्म में। इसी वजह से हमारा ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। तो हमें पता लगेगा कि मनी की क्या वैल्यू है और मनी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी की वैल्यू मनी के टर्म में हम पता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको कवर कराया बार्टर सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन लेवल और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने आज आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही मिलेंगे, बट इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है, आप ही के लिए मैं लेकर आती हूँ और आपका प्यार और आपका साथ मुझे जरूर चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय।